हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बोर्स पोस्टुलेट के बारे में, जिसको बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है या बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के नाम से भी जानते हैं हम। जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया, दैट वाज ए माइलस्टोन मॉडल, लेकिन उसमें भी डाउट आने शुरू हुए। उस डाउट को क्लियर करने के लिए बोर्स ने अपना पोस्टुलेट दिया, जिसको हम लोग बोर्स पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। पोस्टुलेट का मतलब होता है हाइपोथेसिस, जैसे अवधारणा, यानी जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो, यानी सोची समझी गई बात हो, यानी खुद की सोची गई बात हो। और ये हम और आप सोचेंगे वैसी बात नहीं, किसी बड़े साइंटिस्ट ने सोचा हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट, यानी इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होगा और उसका पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा मास उस पर सेंटर्ड होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में बात इसलिए नहीं हो पाई कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमेंगे तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, एज पर द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और जब वो कंटिन्यूसली अपना एनर्जी लूज करेगा तो जहां पे वो अभी घूम रहा है वो एनर्जी लूज करने के बाद उसी ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा, क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है तो एनर्जी उसकी कम हो रही है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो जब एनर्जी लूज करेगा तो इसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। एनर्जी लूज करेगा तो यहां घूमेगा और एनर्जी लूज करेगा तो यहां और एनर्जी लूज करेगा तो यहां, यानी स्पाइरल मोशन करते हुए अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरेगा। सो इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसी दोष को दूर करने के लिए बोर्स ने अपना पोस्टुलेट दिया, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सो वी विल लुक एट द बोर्स पोस्टुलेट। एटम की डिस्कवरी में एक बात बहुत खास ये थी कि जिसने भी आगे मॉडिफाई किया एटॉमिक मॉडल को वो पिछले साइंटिस्ट के स्टूडेंट रहे थे। जैसे रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। सो जो प्रॉब्लम्स आई जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, उसको मॉडिफाई किया रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे नील्स बोर। सो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो प्रॉब्लम आई उसको दूर किया नील्स बोर ने अपना पोस्टुलेट देके। फिर इनके पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट में भी जब डाउट आना शुरू हुआ तो इसको बाद में क्लैरिफाई किया डी ब्रॉय ने, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन में। नील्स बोर बहुत दिनों तक रदरफोर्ड के लैब में काम करते रहे एंड ही वाज वेरी मच कन्विंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ हिज मॉडल। यानी उनके मॉडल के बारे में ये पूरी तरह आश्वस्त थे कि इनका मॉडल सही है। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको इन्होंने मॉडिफाई किया। हम लोग देखते हैं बोर्स का क्या पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट, an electron in an atom can revolve in certain stable orbits without emission of radiant energy। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, उसके लिए एक फिक्स ऑर्बिट है और वहीं पे घूम सकता है। और जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम आई थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो अपनी कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करेगा और लूज करेगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरेगा, तो इस बात को इन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया। इन्होंने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी कोई रेडिएट नहीं करेगा। जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो वो स्पाइरल मोशन का जो सवाल था वो खत्म। यानी अगर एनर्जी लूज करेगा ही नहीं, यानी वो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इन्होंने इस बात को सिरे से ही खत्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा। पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और जहां पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और जो L होगा nh/2π। यानी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में घूमने का डिजाइन बताया इन्होंने इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो फिक्स स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमेगा, कैसे तय होगा कि इसी ऑर्बिट में घूमेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होगी उसके हिसाब से तय होगा कि ये किस ऑर्बिट में घूमेगा। यानी पहले ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी h/2π, दूसरे ऑर्बिट के लिए होगी 2h/2π, तीसरे ऑर्बिट के लिए होगी 3h/2π। n यहाँ पे इंटीजर है, n = 1 2 3 4।
इसी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम तय करेगा कि इसकी ऑर्बिट क्या होगी। आते हैं तीसरे पे। An electron may make a transition from one of its specified orbit to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to energy difference between initial and final state. इसमें यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हो सकता है। अगर ऐसा ये करता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, अगर ऐसा ये करता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी एनर्जी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के एनर्जी के बराबर होगी, यानी H nu इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी इसको एनर्जी देने से इसकी एनर्जी बढ़ी और अब इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो यहां पे इस ऑर्बिट में आ गया। बट इस ऑर्बिट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यानी उस ऑर्बिट को एंगेज कर रखा है एक इलेक्ट्रॉन ने, वहां पे घूमने की जगह नहीं है। सो ये फिर से अपने स्टेट में आएगा, और जब अपने स्टेट में आएगा तो इस यहां पे तो फिर घूम नहीं सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी मोमेंटम बढ़ गई है, एंगुलर मोमेंटम। यानी इस टर्न के लिए इसकी एंगुलर मोमेंटम कम चाहिए थी यहां पे घूमने के लिए। अब हमने एनर्जी दी थी, ये यहां गया था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से एंगेज करके रखा है, फिर इसको वापस आना पड़ा अपने स्टेट में। अब यहां पे ये घूम नहीं सकता है, घूमेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, तो क्या करेगा ये, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जानी है। उस एनर्जी का क्या हुआ, तो वो एनर्जी यहां से ये एक फोटोन बना के निकाल देगा, जिसकी एनर्जी H nu होगी इस स्टेट की एनर्जी और इस स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, यानी H nu इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स पॉस्टुलेट। तो इस पे बेस्ड कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि न्यूमेरिकल में हमको जरूरत पड़ेगी, तो उन डेरिवेशंस को देखते हैं हम लोग, और फिर आगे प्रॉब्लम्स के लिए अगले वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स। बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट पे बेस्ड जो कैलकुलेशंस है उसमें हम लोगों को कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जो यहां से मिलेंगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को देखते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में घूमेगा, सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो यहां पे एक्ट करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो यहां पे जो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे जो प्रोवाइड करेगा वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सो Fc इक्वल टू Fe, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये R है, सो Q1 यानी E एंड E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो यहां से R से एक R कैंसिल हुआ, सो mv स्क्वायर का जो वैल्यू निकला, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R। ये mv स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग आगे यूज करेंगे, mv स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस R को मैं यहां पे लाऊं, R को मैं ट्रांसपोज करूं यहां पे, सो R इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ये R निकला यहां से। अगर मैं यहां से V निकालूं, V, सो M इधर आएगा, सो V स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय mr। सो जो V होगा वो होगा E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा E निकल जाएगा E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ये आपकी वेलोसिटी निकली। अब आते हैं एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो mv स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखता हूं मैं, हाफ mv स्क्वायर
सो एम बी स्क्वायर की जगह पे ये रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। सो ई स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी निकला। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस आर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर होता है। सो Q1 Q2 क्या है? E एंड E। सो यहां पे हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल बताने के लिए इसको साइन के साथ लेता हूं मैं, E इंटू माइनस ई बाय आर। यहां पे मैंने साइन के साथ इसलिए लिया पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल बताने के लिए। सो -1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी अगर हम ऐड करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। सो ई स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हुआ प्लस जो कि माइनस है 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये ई स्क्वायर है। सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, माइनस ई स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आर। सो टोटल एनर्जी इतनी आई, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये जो वैल्यूज हैं एम बी स्क्वायर वाले, आर वाला, V का और ये एनर्जी वाला, ये हम लोग आगे यूज करने वाले थ्योरी के पे जब कैलकुलेशन करेंगे। सो ये वैल्यूज हम लोग यूज करने वाले हैं आगे कैलकुलेशन में। इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे के कैलकुलेशन करने के लिए एक टर्म समझते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P, और हम लोग जानते हैं वेक्टर से A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। सो यहां पे जो होगा R क्रॉस P, सो होगा RP साइन थीटा। सो P का मतलब क्या हुआ? MV, RMV साइन थीटा। जो ये R होगा और ये जो वेलोसिटी होगा, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। सो जो थीटा होगा R और V के बीच, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। सो RMV साइन 90, और साइन 90 होता है 1। सो RMV L निकला आपका, L इज इक्वल टू MVR। एंगुलर मोमेंटम MVR होता है। सो कैलकुलेशन से पहले इस टर्म को समझना जरूरी था। अब आते हैं हम लोग असल कैलकुलेशन पे, जिसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, यानी बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसके लिए जिन फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। सो फॉर हाइड्रोजन एटम L इज इक्वल टू MVR अभी हमने निकाला, और अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, यानी L इज इक्वल टू MVR होता है, और सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? L इक्वल टू NH बाई 2 पाई। सो ये रहा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नाउ दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं अब। सो MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, इसको कर सकता हूं मैं। सो अब यहां पे MV इंटू R के जगह पे ये वैल्यू रख दिया मैं यहां पे, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। यहां पे क्या किया मैं? कुछ नहीं, बस MV और R का वैल्यू वो जो मैंने निकाला था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से, वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। सो ये M से M कैंसिल, और एक V से एक V कैंसिल हुआ, और यहां से पाई से पाई कैंसिल हुआ, और 2 से 2। सो यहां पे क्या बचा? E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट V, यहां पे बचा E स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा? 2 एप्सिलॉन नॉट, एक V कटा था, एक V बचा हुआ, 2 एप्सिलॉन नॉट V इज इक्वल टू NH। ठीक है, ये 2 पाई खत्म है, हम यहां से V को ट्रांसपोज करके इधर ले जा रहे हैं। सो V इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये निकला V, दैट इज V फॉर nth ऑर्बिट।
ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। कहीं कहीं आपको जेड ई स्क्वायर देखने को मिलेगा। सो जो मैं एटम के अंदर का न्यूक्लियस का चार्ज ले रहा हूं, ये मैं सिर्फ ई ले रहा हूं, और कहीं कहीं जेड ई लिया रहेगा तो जेड ई इंटू इलेक्ट्रॉन वाला तो जेड ई स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ ई लिया है इसलिए ई स्क्वायर। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा जेड ई स्क्वायर। सो ये वी एन निकल गया। अगर ये सब वैल्यूज आप रखेंगे, ई के वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और उसका स्क्वायर करेंगे एंड 2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 रखेंगे और n नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रखेंगे n और h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ये सब वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा v1 का, यानी फॉर n इज इक्वल टू 1 आपका आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। v1 इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो यहां पे जो वेलोसिटी है हमारा vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट v की कैलकुलेशन आई है, नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैंने r का वैल्यू रखा था। अब ये जो v का वैल्यू निकला है ये हम यहां पे रख देते हैं। मिटाओ इसको। अगर n इक्वल टू 1 आप ले रहे हैं, अगर आप n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो यहां पे n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर की वैल्यू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के स्क्वायर की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, m की वैल्यू और e स्क्वायर की वैल्यू। अगर यहां सब पुट करेंगे आप तो आपका जो r1 आएगा ये आएगा 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम लोग बोलते हैं ए नॉट। दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। ये जो वैल्यू आता है इसी को बोलते हैं हम लोग बोर्स रेडियस, जिसको हम लोग ए नॉट से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये रहा बोर्स रेडियस, और जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये आर आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट के लिए 4 टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। सो दिस इज अबाउट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आते हैं हम लोग इसके एनर्जी के कैलकुलेशन पे। अब आते हैं इसके एनर्जी के कैलकुलेशन पे। जो एनर्जी हमारी निकली थी वो एनर्जी थी -e स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो यहां पे हम लोग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू -e स्क्वायर, ये ऊपर वाला सब इरेज कर देता हूं, -e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r के जगह पे rn की वैल्यू डाल देता हूं मैं, ये वैल्यू। सो यहां पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय m e स्क्वायर। ये r की वैल्यू डाल दिया यहां पे मैंने। सो ये प्लट के ऊपर जाएगा। सो En इज इक्वल टू माइनस e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जाएगा m e स्क्वायर। यहां पे En इज इक्वल टू ये m e का पावर 4 हो गया, m e का पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 है, सो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर h स्क्वायर, ये रहा En। सो अगर हम लोग फॉर n इक्वल टू 1 लें, n इक्वल टू 1, और ये वैल्यूज रखें m का और e का पावर 4 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का 4 टाइम, मतलब इसके पावर 4 है, और नीचे 8 पाई और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n तो 1 हो गया और h का
प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर करें तो हमारा जो आएगा E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सो एक चीज यहां पे और, En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1/n²। सो जो हमारी एनर्जी होगी ऑर्बिट की, वो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी कम होती जाएगी, बट एक्चुअली हमारी एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं सो आपका जो एनर्जी आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट का निकालेंगे तो आपकी एनर्जी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नंबर में कम है। चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो निकलेगा वो एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होगी। यानी इस स्टेट में अगर n इज इक्वल टू 1 पे -13.6 है, सो ये वाला स्टेट आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा n इक्वल टू 2 के लिए। सो ये एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है, नंबर कम है, चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी नंबर में कम होगी बट एक्चुअली बढ़ेगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। और पहले ऑर्बिट का हम लोग जो निकालेंगे वो आएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो रेडीमेड फॉर्मूला आपका क्या मिला, Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। और En क्या मिला आपका -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेडीमेड फॉर्मूले मिले आपको। इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे जो एम करीम में या एनसीईआरटी में, एचसी वर्मा में दिए हुए हैं। एक टर्म जो ऐड किया हुआ है वो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की कैलकुलेशन। सो फ्रीक्वेंसी का हम लोग फॉर्मूला एक बना लेते हैं, उस पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं। इन फॉर्मूले को यूज करके आप लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगले लेक्चर में हम लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के कैलकुलेशन पे। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम को यहां पे हम लोग ट्रांसपोज करें, सो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में पूरा एक चक्कर लगाएगा, घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, पूरा उसका सरकमफ्रेंस 2πr। सो जो t होगा हमारा वो होगा 2πr और जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से घूमेगा। सो फॉर nth ऑर्बिट यहां पे मैं n लिख लेता हूं rn, यहां पे vn। सो t इज इक्वल टू 2π, यहां पे मैं rn की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाली वो रखता हूं। सो ये हो जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट और नीचे vn पाई m e² और vn की वैल्यू यहां से e² बाय nh2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा। सो t इज इक्वल टू 2π n² h² एप्सिलॉन नॉट इंटू nh2 एप्सिलॉन नॉट बाय ये हो गया पाई m e⁴, पाई m e⁴। सो यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, अब क्या कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 2 4। सो 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n² h² और nh एक और है। सो n³ बाय m e⁴। ये आपका टाइम पीरियड निकला। सो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³। अगर आप ये सारे वैल्यूज रखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, सो आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1.51 इंटू 10⁻⁻16
सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का हो गया। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यू एच क्यू बाय एम ई का पावर 4, ये पलट जाएगा। नू इज इक्वल टू एम ई का पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यू एच क्यू, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्यू इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू 1 नू 1, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आएगा हमारा 6.57 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, वी विल सी यू अगेन इन